हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं ये एक्चुअली में थोड़ा एडवांस्ड है। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी कर नहीं सकते हम इनकी, क्योंकि जो एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे उसके बाद, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मोल के साथ इनका लिंक आज हम सीखेंगे, ये जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है। और मोल कंसेप्ट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत बार इन टॉपिक्स के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। हम सवाल भी देखेंगे जो अभी आए हैं लेटेस्ट में। तो कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म से शुरुआत कर रहे हैं। हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनमें? मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ी है हमने। वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमने देखे हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। डेफिनेशंस याद होनी चाहिए उनकी। दो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली दो स्पेशल केसेस के लिए यूज की जाती हैं, दो स्पेशल केमिकल्स के लिए यूज की जाती हैं। ये मोलारिटी और मोलालिटी और बाकी कंसंट्रेशन टर्म से डिफरेंट हैं, इसीलिए ये स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो पहली स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज ऑफ ओलियम। नाउ व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3। H2SO4 के अंदर H2SO4 लिक्विड होता है, H2SO4 लिक्विड होता है, वहीं SO3 गैस होती है। तो लेकिन जब SO3 को डाला जाता है H2SO4 के साथ तो वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो H2SO4 एंड SO3 मिलके बनता है ओलियम। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार हमें हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत होती है। आपको पता है H2SO4 एक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। एसिड्स की जरूरत होती है केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए इंडस्ट्रीज में। लेकिन H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड नहीं होगा, अगर उसका कंसंट्रेशन लो होगा, तो वो रिएक्शंस बहुत अच्छे से हो नहीं पाती हैं। तो ये जो स्पेशल मिक्सचर है ये इंश्योर करता है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस में इसको यूज करेंगे तो H2SO4 हाईली कंसंट्रेटेड मिले, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ H2SO4 मिले। तो परसेंटेज ऑफ ओलियम का मतलब क्या है? होता क्या है जब ये ओलियम डाला जाता है वाटर के साथ, तो SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस बना देती है H2SO4। तो कुछ H2SO4 तो पहले से प्रेजेंट होता है और उसके अंदर SO3 मिक्स्ड होती है। जब ये ओलियम को पानी में डाला जाता है तो जो SO3 मिक्स्ड है उसके साथ वो H2O के साथ रिएक्ट करके वापस से H2SO4 बना देती है। तो जो परसेंटेज है H2SO4 का वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बिना SO3 के आप केवल H2SO4 को रिएक्ट करवाते तो H2SO4 पानी के साथ आता तो उतना अच्छे से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता और ज्यादा। लेकिन SO3 होने की वजह से, उसमें SO3 मिक्स होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन बढ़ने की जगह और घटने की जगह और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जरूरत होती है हमें, जरूरत होती है इसकी जब हमें बहुत हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए केमिकल रिएक्शंस में। तो व्हाट इज परसेंटेज ओलियम? परसेंटेज ओलियम का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ सच मिक्सचर। इस
H2SO4 और SO3 के मिक्सचर से जितना ज्यादा से ज्यादा H2SO4 मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ओलियम। तो परसेंटेज ओलियम जैसे 102% है ओलियम, इसका मतलब ये होगा कि आपने 100 ग्राम मिक्सचर लिया और आपने उसको यूज किया तो आपको 102 ग्राम H2SO4 मिल गया। कैसे मिलेगा 102 ग्राम H2SO4? क्योंकि SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्स्ट्रा H2SO4 बना देगी। तो ये 100 से ज्यादा क्यों है परसेंटेज? बहुत बार स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है कि 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है परसेंटेज। 100 से ज्यादा यहां ऐसे हो सकता है परसेंटेज कि एक्स्ट्रा H2SO4 जो बन रहा है वो जितना प्रेजेंट H2SO4 है उसके साथ मिलके उसका मास 100 ग्राम से भी ऊपर चले जाता है। तो अगर ओलियम लिखा है 102% ओलियम, इसका मतलब ये है कि जब मैंने 100 ग्राम ओलियम लिया, 100 ग्राम ओलियम लिया और उसको रिएक्शन करवाई तो उससे मुझे 102 ग्राम H2SO4 मिला। 102 ग्राम H2SO4 मिला। अगर 110% ओलियम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? 110% अगर ओलियम है तो कि मैंने 100 ग्राम लिया ओलियम का और मैंने उसको रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो मुझे कितने ग्राम H2SO4 मिल गया? मुझे 110 ग्राम H2SO4 मिल गया। जितना पहले से H2SO4 प्रेजेंट था उससे भी ज्यादा अमाउंट में मुझे H2SO4 मिल गया। इसलिए ओलियम का परसेंटेज 100 से ज्यादा ही होता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ओलियम परसेंटेज, मिनिमम वैल्यू तब होगी ओलियम परसेंटेज की जब पूरा का पूरा 100 ग्राम H2SO4 है, 100 का 100 ग्राम H2SO4 है और 0 ग्राम SO3 है, उसमें कुछ भी SO3 मिक्स नहीं है, 100 का 100 ग्राम H2SO4 है। तब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो कोई एक्स्ट्रा H2SO4 नहीं बनेगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं 100% ओलियम, 100% ओलियम। वहीं मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम का कब मिलेगा? मैक्सिमम परसेंटेज तब होगा जब 0 ग्राम H2SO4 है और पूरा का पूरा 100 ग्राम SO3 है, 100 का 100 ग्राम SO3 है। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे अपनी मोल कंसेप्ट की नॉलेज से मुझे बताइए, अगर 100 ग्राम SO3 होगा तो कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा? सवाल समझ रहे हैं? अगर 100 ग्राम SO3 है आपके पास, वाटर इनफ है अवेलेबल आपके पास, तो कितना H2SO4 मिलेगा? बताइए कैलकुलेशन करके। सिंपल मोल कंसेप्ट, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। SO3 का मोलर मास पता कर सकते हैं, H2SO4 का मोलर मास पता कर सकते हैं, और आपके पास 100 ग्राम SO3 अवेलेबल है, तो कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा बेटा? कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा? कैलकुलेट करिए जरा कि हमारे पास 100 ग्राम SO3 है, 100 ग्राम SO3 है। बेटा मेरी शक्ल मत देखिए, सिंपल केमिकल रिएक्शन है और मोल कंसेप्ट लगाइए कि आपके पास 100 ग्राम SO3 है तो कितने ग्राम H2SO4 मिलेगा? SO3 का मोलर मास बोलिए, SO3 का मोलर मास, SO3 का मोलर मास कितना है बेटा? अकेले सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16, 3 दा 48, कितना हो गया? 48 प्लस 32 कितना हो गया? 80। 80 इसका मोलर मास है, 80 ग्राम इसका मोलर मास है। H2SO4 का मोलर मास कितना है? H2SO4 का मोलर मास 98। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है हमको। 80 ग्राम SO3 कितने ग्राम H2SO4 बना सकता है, बनाता है? 80 ग्राम SO3 कितने ग्राम H2SO4 बना रहा है? 98 ग्राम। तो 100 ग्राम SO3 कितने ग्राम बनाएगा? चलिए सिंपल यूनिटरी मेथड कैलकुलेशन करिए। मुझे डेसिमल प्लेस की, डेसिमल के एक प्लेस बाद तक चाहिए, डेसिमल के एक प्लेस बाद तक आंसर चाहिए।
डेसिमल के एक प्लेस बाद तक आंसर चाहिए बेटा मुझे। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। 80 ग्राम SO3 98 ग्राम, 80 ग्राम SO3 98 ग्राम H2SO4 बना रहा है। तो अगर पूरा का पूरा 100 ग्राम SO3 हो मेरे पास, 100 ग्राम SO3 हो, तो कितना H2SO4 बनाएगा? 98/80 इंटू 100। कितना है बेटा? 122.5। निकालिए, कैलकुलेट करिए अपने हाथों से। 122.5 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन नोट मत करिए बेटा। ये कैंसिल हुआ, ये 4 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा 49 ज़ा 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 122.5। मतलब मैक्स परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना हो सकता है? मैक्स परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना हो सकता है? 122.5। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम कैन बी 122.5%। तो वॉल्यूम का परसेंटेज जो है वो 100 से लेकर 122.5 के बीच में वेरी करेगा। समझ रहे हैं? अगर मुझे बोला गया है 110% वॉल्यूम है, इस बात का मतलब क्या है? 110% वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम वॉल्यूम लिया आपने, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया उसे, तो कितने ग्राम H2SO4 मिल जाएगा आपको? 110 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का परसेंटेज कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 100% से लेकर 122.5% तक वेरी कर सकता है। तो ये एक स्पेशल कंसंट्रेशन यूनिट है बेटा। नाम क्या है इसका? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। जी हाँ, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इसका बहुत जगह लिखा जाता है H2S2O7, लेकिन ये लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये तभी आप लिख सकते हैं जब ये दोनों बराबर मोल में प्रेजेंट हो। यहां ये दोनों बराबर मोल में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है ना। बुक्स में लिखा रहेगा कहीं H2S2O7, H2S2O7, लेकिन ये लिखना सही नहीं है एग्जैक्टली। तो वॉल्यूम मिक्सचर है ना, केवल मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूल नहीं है ना वो एक सिंगल, वो क्या है? H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, इसलिए केवल उसे ऐसे करके लिख सकते हैं हम कि H2SO4 प्रेजेंट है कुछ अमाउंट में और उसके साथ कुछ अमाउंट में SO3 मिक्स्ड है। ठीक है, अगला है H2O2। H2O नहीं, क्या? H2O2। नाम क्या है इसका बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्सी लिंक हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, क्या होता है परऑक्सी लिंक? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो लिंक बनता है, इट इज कॉल्ड परऑक्सी लिंक। तो इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। नाम है इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। डे टू डे लाइफ में भी ये केमिकल यूज किया जाता है। कभी आपने यूज किया है हाइड्रोजन परऑक्साइड? कब यूज किया है? जब चोट लगती है तो डेटॉल भी डालते हैं या फिर कुछ और भी से उससे क्लीन करते हैं, लेकिन एक केमिकल भी आता है विच इज H2O2। वो H2O2 डालते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है पानी की तरह ही, वो डालते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। अभी हुआ नहीं हुआ आपके साथ ये कि चोट के ऊपर वो लिक्विड डालता है डॉक्टर, तो उसमें से झाग निकलता है, थोड़ा दर्द भी होता है। तो वो जो लिक्विड है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है। क्यों क्यों यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरह? H2O2 जब वाटर के साथ H2O2 ब्रेक होता है तो वो वाटर में बनता है और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मतलब
एक मॉलिक्यूल H2O2 का, एक मोल H2O2 का एक मोल वाटर प्रोड्यूस करता है और आधा मोल O2 का प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है जब किसी वूंड में डाला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वूंड में वो ऑक्सीजन क्रिएट करता है। तो ऑक्सीजन क्या है, जो बैक्टीरियाज हैं वूंड में, उनकी सेल्स के साथ, उनकी सेल वॉल के साथ रिएक्ट करती हैं और उनको ब्रेक कर देती है। ऑक्सीजन जो है उनकी सेल वॉल्स को ब्रेक कर देती है, मतलब बैक्टीरियाज को मार देती है। वही चाहिए होता है ना हमको, जब वूंड में जो बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करना सबसे पहला काम होता है। बाकी केमिकल्स जो डेटॉल या आयोडीन वगैरह यूज किया जाता है वो भी इसीलिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो बैक्टीरियाज को मार देती है और इस वजह से वूंड जो है डिसइंफेक्ट हो जाता है, उसमें से बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम ऑफ H2O2, वॉल्यूम ऑफ H2O2। जैसे 20 VH2O2, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है इट मींस वॉल्यूम ऑफ O2 in liters SSTP that can be obtained from 1 liter of such sample when it decomposes according to this reaction। जब H2O2 ब्रेक हो रहा है H2O और हाफ O2 में, तो इसका 1 लीटर H2O2 का 1 लीटर कितने वॉल्यूम O2 के प्रोड्यूस कर रहा है STP, कितने लीटर प्रोड्यूस कर रहा है इसके O2 के एट STP। तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इसका 1 लीटर O2 के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, कितने लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, वॉल्यूम इन लीटर। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये ना तो मोलैरिटी है, ना मोलैलिटी है, ना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ये उनसे अलग स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है कि आपने 1 लीटर H2O2 लिया तो कितना O2 प्रोड्यूस हुआ। अब होता क्या है, H2O2 प्योर नहीं होता, वाटर के साथ मिक्स्ड होता है। जब आप H2O2 की बॉटल भी देखेंगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ H2O2 लिखा रहता है। तो वो प्योर H2O2 नहीं होता, इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। तो वो जो मिक्सचर है वाटर और H2O2 का, वो जब उसका 1 लीटर जब यूज किया जा रहा है तो कितने वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ H2O2। अगर इसके 1 लीटर ने इसका 10 लीटर प्रोड्यूस किया तो इट विल बी कॉल्ड 10 वॉल्यूम H2O2। अगर इसके 1 लीटर ने H2O2 प्लस वाटर के 1 लीटर मिक्सचर ने इसका 20 लीटर प्रोड्यूस किया एट STP, then it will be called 20 वॉल्यूम ऑफ H2। तो ये याद रखना है, दोनों कभी आ सकते हैं, बट यूजुअली इनसे सवाल जेईई मेंस और नीट में नहीं पूछा जाता, हाल के टाइम में तो नहीं पूछा गया है। अगला है कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री जब आएगा केमिस्ट्री में, तब हम इस वाले लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ ये हमें अप्रॉक्सीमेट वेट बताता है, रिलेट करता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। इट इज ओनली ट्रू फॉर मेटल्स के लिए ये ट्रू है। मेटल्स की स्पेसिफिक हीट क्या होती है अभी मोस्ट प्रोबेबली आपको पता नहीं होगा, बट यूनिट से आप देख सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। जब आप किसी मेटल को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट होता है कि कितनी हीट देने पे 1 ग्राम मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 6.4। तो इसकी मदद से एटॉमिक वेट निकाला जा सकता है, बट मैं अभी इसकी डिटेल नहीं कराऊंगा। इसकी डिटेल हम अच्छे से करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा, अभी केवल इसका नाम देख रहे हैं।
मास स्पेक्ट्रोमीटर ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब मैग्नेटिज्म आएगा, जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा फिजिक्स में 12th क्लास में, मैग्नेटिज्म 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं हम। 12th क्लास में जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा फिजिक्स में, तब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से भी आयंस का मास पता लगाया जा सकता है। आयंस जैसे Na पॉजिटिव आयन है या Cl नेगेटिव आयन है, उनका मास पता लगाना है हमको। हमें नहीं पता कौन सा आयन है, उसका मास पता लगाना है। तो उसका मास पता लगाने का एक्सपेरिमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसमें क्या किया जाता है, आयंस को पास किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज होने की वजह से उनमें उनकी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलती है, सर्कुलर मोशन करती है, और वो सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है या डायमीटर कितना है, उसकी मदद से मुझे मास पता चल जाता है। वो कैसे रिलेट होता है, ये सारी इक्वेशंस हम सीखेंगे मैग्नेटिज्म में। 12th क्लास में जब मैग्नेटिज्म करेंगे कि इक्वेशन कहाँ से आई है, mv²/r इज इक्वल टू QVB। एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इक्वेशन आती है। बट अभी इसकी डिटेल नहीं करने वाले हम ज़्यादा, क्योंकि इतनी अभी फिजिक्स आपने सीखी नहीं है। यहाँ से आते हैं, ये चीज़ें सीखनी है हमको, ये चीज़ें याद रखनी है। ये जो इसके आगे की चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा सवाल आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये जो सीखने वाले हैं हम, विक्टर्स मेयर्स प्रोसेस, ह्यूमास मेथड, ज़ेल्डाल्स मेथड एंड केरियस मेथड, ये जो 4 तरीके हैं, 4 एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग कंपाउंड्स के मोलर मास पता कर सकते हैं। मोलर मास पता चलेगा तो हम कंपाउंड का भी पता लगा पाएंगे। फिर अननोन कंपाउंड है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मुझे वो पता लगाना है एक्सपेरिमेंटली, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो हवा में आते हैं तो उड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्कोहल्स। एल्कोहल जानते हैं, अलग अलग टाइप के एल्कोहल होते हैं, जैसे मिथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, और भी बहुत सारे अल्कोहल। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब डिटेल में अल्कोहल्स पढ़ेंगे। लेकिन अल्कोहल्स को जब हवा के कांटेक्ट में लाया जाता है तो अल्कोहल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, अगर प्योर अल्कोहल हो। तो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं अल्कोहल, तो उनका मोलर मास पता करने का ये एक्सपेरिमेंट है। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम सीखेंगे अल्कोहल में, जब अल्कोहल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूरा चैप्टर है अलग से, तब हम वहाँ डिटेल में सीखेंगे। लेकिन मोल के साथ और मोल एंड आइडियल गैस इक्वेशन के साथ इसका लिंक है, इस एक्सपेरिमेंट का लिंक है। तो क्या किया जाता है, पानी की सरफेस के ऊपर अल्कोहल की वेपर्स को जमा किया जाता है। पानी लिया जाता है, पानी की सरफेस के ऊपर होता क्या है, अगर एक बंद बॉक्स में पानी है, ये लिक्विड है, तो इसके ऊपर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है यहाँ, मतलब H2O मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एक तो यहाँ लिक्विड के अंदर H2O है, लेकिन यहाँ हवा जो है उसमें भी H2O प्रेजेंट होता है, उसमें भी H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आसपास हमारे हवा है, इसमें भी H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें फिर ये अल्कोहल वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है उसको गर्म करके उसकी वेपर बना के इसमें डाला जाता है। तो ये क्या करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देता है। यहाँ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आने लगते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यहाँ आने लगते हैं, और उसकी वजह से यहाँ प्रेशर चेंज हो जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड चेंज हो जाता है। जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल नहीं थे तब कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, और जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आ गए तब कुछ प्रेशर एक्सर्ट होने लग गया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर बदलने लगता है। तो ये प्रेशर हम मेजर कर लेंगे। यहाँ जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, हम इसको
मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड बैरोमीटर, मैनोमीटर। उनकी मदद से ये जो चेंज आया है प्रेशर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, वो हम पता कर लेते हैं। और जैसे ही ये प्रेशर डिफरेंस पता चलेगा उसके बाद हम मोलर मास पता कर सकते हैं अपने इस वॉलेटाइल सब्सटेंस का। कैसे? बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। याद है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद है? नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है मास या वेट अपॉन मोलर मास, लिखा जा सकता है। ये आता है अब हमको, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हमें मोलर मास पता करना है, मोलर मास पता करना है। तो मोलर मास को एक तरफ लाऊं तो मोलर मास हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस इंटू आर इंटू टी अपॉन प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर ड्यू टू दैट सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम। अब वेट हमें पता होता है, हम कितना अल्कोहल यहाँ डाल रहे हैं या कितना वोलेटाइल सब्सटेंस डाल रहे हैं, वो पहले से वे करके रखते हैं हम कि हमने 5 ग्राम लिया है या 10 ग्राम लिया है, तो वेट हमें पता होता है। आर तो पता ही है, टेम्परेचर भी हमें पता होता है, कितने टेम्परेचर पे उसको गर्म करके हम यहाँ लाए हैं वो भी हमें पता होता है। वॉल्यूम भी हमें पता होती है कि ये वॉल्यूम कितनी है, कितनी वॉल्यूम घेर रखी है उसने, ये वॉल्यूम भी पता होती है। बस मेजर हमें किसको करना पड़ता है? प्रेशर को। अगर प्रेशर को हम मेजर कर लें, प्रेशर को हम मेजर कर लें तो बाकी चारों चीजें हमें पता है। अगर प्रेशर मेजर कर लें हम तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा? इसका मोलर मास, का मोलर मास पता चल जाएगा हमको इससे। ये समझ रहे हैं क्या? अब प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है वो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, वो हम डिटेल करेंगे जब अल्कोहल पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अल्कोहल पढ़ेंगे 12th क्लास में, तब डिटेल करेंगे। तब तक आपने थर्मोडायनेमिक्स भी कर लिया होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सीखते हैं, और फिजिक्स में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स भी कर लिया होगा, वहाँ हम सीखते हैं कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। बट किसी तरीके से प्रेशर मेजर किया जाता है नाउ। लेकिन ये प्रेशर जो है वो केवल अल्कोहल या वॉलेटाइल सब्सटेंस का प्रेशर होना चाहिए, इसमें वाटर का प्रेशर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इस प्रेशर में मुझे पुट करना पड़ता है P माइनस पी डैश। व्हाट इज P माइनस पी डैश? P इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर वेपर्स, सॉरी टोटल प्रेशर, एंड P डैश इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर वेपर्स। केवल वाटर वेपर्स की वजह से जो प्रेशर था दैट इज P डैश, और P इज द फाइनल टोटल प्रेशर। मतलब जब अल्कोहल नहीं डाला था यहाँ तब कुछ प्रेशर था, पहले से वाटर वेपर वहां प्रेजेंट थी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, तो दैट वाज P डैश। दिस वाज इनिशियल प्रेशर या प्रेशर ओनली ड्यू टू वाटर वेपर्स, एंड P दिस इज फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर का मतलब जब आपने अल्कोहल या वॉलेटाइल सब्सटेंस की वेपर्स डाल दी तो तब जो प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू वॉलेटाइल सब्सटेंस। केवल वॉलेटाइल सब्सटेंस या अल्कोहल की वजह से जो प्रेशर है हो जाएगा P माइनस पी डैश। इसको एक्वस टेंशन या एक्वस प्रेशर भी बोला जाता है। तो P डैश इज एक्वस टेंशन, एक्वस मतलब वाटर वेपर्स की वजह से जो प्रेशर था दैट इज P डैश, and P is the final pressure after vapors of alcohol has been introduced। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रेशर होगा ड्यू टू अल्कोहल। तो P की जगह हम क्या डालेंगे? P फाइनल माइनस P डैश, P फाइनल माइनस P डैश। बाकी हम यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन करके हम फिर मोलर मास पता लगा सकते हैं ग्राम में। समझ रहे हैं क्या? अगर आपने वेट को ग्राम में डाला, प्रेशर को एटीएम में डाला, वॉल्यूम को लीटर में डाला, आर को 0.0821 याद है वैल्यू आर की, और टेम्परेचर को किस में डाला? केल्विन में, तब आपको मोलर मास ग्राम में मिल जाएगा। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यहाँ कौन सी चीज किस यूनिट में होनी चाहिए? वेट किस में होना चाहिए? ग्राम में।
प्रेशर किस में होना चाहिए, प्रेशर किस यूनिट में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यूनिट में होना चाहिए, पास्कल में नहीं। केमिस्ट्री में कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम ज्यादा, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम किस यूनिट में होना चाहिए, लीटर। टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए, केल्विन। तो आर की क्या वैल्यू यूज होगी, आर की वैल्यू होगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ये वैल्यू यूज होगी आर की। जब ये आप सही से पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको मोलर मास किस यूनिट में मिल जाएगा, ग्राम में। मोलर मास मिलने से क्या फायदा होगा बेटा, मोलर मास मिलने से, अब जैसे अल्कोहल है CH3OH, CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। क्या नाम है इसका, मीथेनॉल। मेथ स्टैंड्स फॉर सिंगल कार्बन, अगर अकेला कार्बन है वहां तो मीथेनॉल। फिर है CH3CH2OH, इसका नाम जानते हैं बेटा, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। फिर ऐसे करके और भी अल्कोहल्स होते हैं, तो बहुत सारे अल्कोहल्स, हम नोमेनक्लेचर वगैरह भी सीखेंगे बाद में उनका। बट मेरे पास अल्कोहल है, मुझे पता लगाना है कौन सा अल्कोहल है। तो अगर मुझे उसका मोलर मास पता चल गया तो मैं फिर जज कर सकता हूं कौन सा है। भाई मीथेनॉल का मोलर मास कितना आएगा, कोई बताएगा मीथेनॉल का मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट करिए मीथेनॉल का। 12 प्लस 3 15 प्लस 16 31 प्लस 1 32 ग्राम पर मोल है इसका मोलर मास। वहीं इथेनॉल का मोलर मास निकालिए बेटा, इथेनॉल का मोलर मास निकालिए, कितना निकल गया आएगा, कैलकुलेट करिए जल्दी। 12 दो बार कार्बन है तो 24, 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 हो गया 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 नहीं, एक मिनट, सॉरी, 24 प्लस 12 इज 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 ना, 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 6 46। अलग अलग मोलर मास है इनका। मुझे पता है अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है ये नहीं पता, तो कैसे पता लगाऊंगा कैसे कौन सा अल्कोहल है। नाम क्या बेटा प्रोसेस का, नाम क्या एक्सपेरिमेंट का, विक्टर मेयर्स प्रोसेस, विक्टर मेयर्स एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम अल्कोहल या वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मोलर मास पता कर सकते हैं। एक बार मोलर मास पता चला तो फिर मैं जज कर सकता हूं कौन सा अल्कोहल है। अगर मेरा मोलर मास 32 के आसपास आया मतलब कौन सा है, मीथेनॉल है। अगर 46 के आसपास आया तो मतलब क्या है, इथेनॉल है, या उससे हायर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी आ सकता है। क्लियर है, नाम क्या है इस प्रोसेस का, विक्टर मेयर्स प्रोसेस। नेक्स्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट है सिल्वर सॉल्ट मेथड। सिल्वर सॉल्ट मेथड, सिल्वर सॉल्ट मेथड से ऑर्गेनिक एसिड्स जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करती हैं तो सिल्वर सॉल्ट बनाती हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में इसको। नाम जानते हैं इसका, हाँ हाँ, एसिटिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर वगैरह जब हम IUPAC पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल में। तो CH3COH एक ऑर्गेनिक एसिड है। जब ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट कराया जाता है इसका, तो इसकी जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये गायब हो जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है, सिल्वर। तब ये एक सॉल्ट बनाती है विच इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट। तो सिल्वर सॉल्ट में क्या होगा, जैसे CH3COOAG, CH3COOAG, तो ये बन गई सिल्वर सॉल्ट। तो सिल्वर सॉल्ट का भी मोलर मास हम पता लगा सकते हैं। और सिल्वर सॉल्ट का एक बार मोलर मास पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा एसिड था।
सिल्वर सॉल्ट का मोलर मास पता चलेगा तो इसका भी मास पता चल जाएगा ना। सिल्वर सॉल्ट के मोलर मास में से मैं 108 को हटा दूंगा। 108 क्यों? 108 मोलर मास ऑफ सिल्वर है और उसमें 1 ऐड कर दूंगा। 1 ऐड क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है। तो मुझे अल्टीमेटली किसका मोलर मास पता चल जाएगा? एसिड का। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास पता चल जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से हम मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पता कर सकते हैं। पिछले वाले से क्या पता कर रहे थे बेटा? विक्टर स्मेयर से मोलर मास ऑफ एल्कोहल्स पता कर पा रहे थे, और इस वाले से मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको जबरदस्ती सिल्वर से रिएक्ट करवाया जाता है, तो हमें क्या मिल जाती है? सिल्वर सॉल्ट मिल जाती है। अब सिल्वर सॉल्ट को लेके उसको हीट अप किया जाता है। सम नोन अमाउंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट, W1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट ली हमने, इज हीटेड टू ऑब्टेन W2 ग्राम ऑफ व्हाइट शाइनिंग रेजिड्यू ऑफ सिल्वर। मतलब सिल्वर सॉल्ट ली हमने, उसको हीट किया तो उसमें से Ag मिलेगा और बाकी गैसेस मिलेंगी। जब उसको बहुत गर्म कर दिया जाता है सिल्वर सॉल्ट को, तो सिल्वर उसमें से अलग हो जाता है और बाकी सब गैसेस CO2 H2O वगैरह बन के निकल जाती हैं। इसका मास अगर मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि कितना सिल्वर है, तो मैं मोल कंसेप्ट की नॉलेज से इसका मास भी पता कर सकता हूं। कैसे, जरा देखेंगे। तो मैंने क्या किया, W1 ग्राम लिया इसका, ठीक है, W1 ग्राम लिया इसका, सिल्वर सॉल्ट ली मैंने, और कितनी ली? W1 ग्राम। जैसे 100 ग्राम ले ली या 40 ग्राम ले ली सिल्वर सॉल्ट, हीट अप किया, उसको बहुत गर्म किया, सिल्वर मिला मुझे, ये मिला W2 ग्राम, बाकी सब उड़ गया। मतलब क्या करेंगे आप? एक बर्तन लेंगे, बर्तन में सिल्वर सॉल्ट लेंगे, और सिल्वर सॉल्ट हम पहले से बनाएंगे। कैसे सिल्वर सॉल्ट कैसे बनाएंगे? एसिड को सिल्वर से रिएक्ट करवा के, और इनफ अमाउंट ऑफ सिल्वर होगा पहले, तो एसिड सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सॉल्ट बना देगा। अब उसी सिल्वर सॉल्ट को लिया, और सिल्वर सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको बर्तन में लिया और बहुत गर्म किया उसे। तो जब गर्म किया जाता है तो बर्तन में केवल सिल्वर बचता है और बाकी गैसेस उड़ जाती हैं। तो मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट हमें पता है पहले से, बर्तन में कितना सिल्वर बचा ये पता है, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल सिल्वर मिलने वाला है। अगर सिल्वर ने 1 हाइड्रोजन की जगह ली होगी, अगर 2 हाइड्रोजन हुई तो ऐसा भी हो सकता है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन भी हो सकती है। अगर इस तरीके का है CH2, ये है COOH और ये है COOH, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। एक था CH3COH, ठीक है, CH2COH होल ट्वाइस, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। जब सिल्वर आएगा तो यहां आ जाएगा सिल्वर और यहां भी सिल्वर आ जाएगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे सिल्वर के? तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे बेटा सिल्वर का? 1। तो वैलेंसी क्या है मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड की? अगर ये मुझे पता है, N इज द वैलेंसी, ये अगर मुझे पता है तो मैं मोलर मास पता कर सकता हूं इस सिल्वर सॉल्ट का। कैसे भाई? सिल्वर सॉल्ट को गर्म किया तो N मोल्स ऑफ सिल्वर मिले मुझे। N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड में कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है। 1 एसिडिक हाइड्रोजन है या 2 एसिडिक हाइड्रोजन है या 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो N इज द वैलेंसी। तो सिल्वर सॉल्ट को गर्म किया और मुझे N एटम्स ऑफ Ag मिले। तो यहां से अगर मैं मोल कंसेप्ट लगाऊं बेटा, मोल कंसेप्ट लगाऊं,
तो इसका मोलर मास है कुछ, इसका मोलर मास है कुछ, और इसका मोलर मास मुझे पता है Ag का कितना है 108 108 ग्राम होता है इसका मोलर मास, याद है। अगर सिंपल मोल कंसेप्ट लगाऊं इसके mm ग्राम से इसका n इंटू 108 ग्राम मिल रहा है। मतलब मोलर मास जो है उसका इतने ग्राम से, सिल्वर सॉल्ट के ग्राम से कितना ग्राम ऑफ सिल्वर मिल रहा है मुझे, n इंटू 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मिल रहा है मुझे, मिल रहा है बाय यूनिटरी मेथड। W1 ग्राम से कितना मिलना चाहिए, W1 ग्राम से कितना मिलना चाहिए, n इंटू 108 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू W1 कितना मिलना चाहिए, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि कितना मिला है मुझे, W2 ग्राम मिला है मुझे, तो दिस शुड बी इक्वल टू W2, दिस शुड बी इक्वल टू W2। तो यहां से मोलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर मास की वैल्यू हो जाएगी W2 अपॉन 108 इंटू n इंटू W1, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ Ag सॉल्ट। समझे क्या, एक बार सिल्वर सॉल्ट का मोलर मास मिला, मैं उसमें से सिल्वर का मोलर मास हटा दूंगा जितने सिल्वर हैं, और उतने हाइड्रोजन का मोलर मास ऐड कर दूंगा, तो मुझे किसका मोलर मास मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास मिल जाएगा। और इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ओरिजिनली लिया था, कि वो सिल्वर सॉल्ट जो बनी थी वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनी थी। तो हो क्या रहा है जरा ध्यान से समझिए, इस तरीके का नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है बेटा, सिल्वर सॉल्ट मेथड, सिल्वर सॉल्ट मेथड। इससे पहले वाला तरीका क्या किया था हमने, विक्टर मेयर्स मेथड, विक्टर मेयर्स प्रोसेस, वो किसका मोलर मास पता करने के लिए था, अल्कोहल का। ये किसका मोलर मास पता करने के लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां क्या कर रहे थे हम, वहां पानी के ऊपर अल्कोहल के वेपर्स ला रहे थे और प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके मोलर मास पता कर पा रहे थे हम। वहां यहां पर क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें से कितना सिल्वर मिल रहा है ये पता कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। W1 हमें पहले से पता है, मेजर किया है, W2 हमें पता चल गया, और फिर सिंपल मोल कंसेप्ट लगा के मुझे मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट पता चल जाएगा। ये बात समझ रहे हैं क्या, बढ़ो आगे। अगला है क्लोरोप्लेटिनेट मेथड, क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट मेथड। ये यूज होता है बेटा बेसिस का पता करने के लिए, ऑर्गेनिक बेसिस। बेस समझते हैं, बेस जिनमें OH नेगेटिव आयन हो, एसिड जिनमें H पॉजिटिव आयन हो। वैसे इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है, डेफिनेशन हम रिडॉक्स में देखेंगे एसिड और बेस की, बट फिलहाल आपके लिए बेसिस जो है जिनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, तो क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक बेस लिया जाता है और उसे H2PtCl6 से रिएक्ट किया करवाया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक बेस हो सकता है CH3OH, सिंपल बेस है, सिंपल ऑर्गेनिक बेस है CH3OH। जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा H2PtCl6 से, तो इसकी जो ये जो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जो है H2PtCl6 में वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उनकी जगह ये बेस आने लगता है, उनकी जगह बेस ले लेता है। OH जो है वो H2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और H2O बना देता है, तो ये बेस जो है ये B2H2PtCl6 सॉल्ट बना लेता है। तो ये जो सॉल्ट है दिस इज कॉल्ड प्लैटिनेट सॉल्ट,
क्या नाम है इसका, प्लैटिनेट सॉल्ट। ये प्लैटिनेट आयन है PtCl6। तो प्लैटिनेट सॉल्ट जो बनती है H2PtCl6 के साथ ये बेस कंबाइन होके प्लैटिनेट सॉल्ट बनाता है, और W1 ग्राम सॉल्ट का लिया जाता है, फिर से हीट किया जाता है, और उसमें से प्लैटिनम कितना निकला ये पता किया जाता है। मतलब प्लैटिनेट सॉल्ट हम लेंगे W1 ग्राम, उसको हीट करते हैं तो उसमें से प्लैटिनम निकलेगा, प्लैटिनम निकलेगा, बाकी सब गैस बन के उड़ जाएगा, बाकी सब गैस बन के उड़ जाएगा। तो W1 ग्राम सॉल्ट का लिया और मुझे W2 ग्राम प्लैटिनम का मिला। प्लैटिनम मेटल है एक। तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। अब इन दोनों की मदद से मैं मोलर मास ऑफ सॉल्ट पता लगाना चाहता हूं। फिर से यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। अगर इसका मोलर मास mm है, इसका मोलर मास mm है, इस सॉल्ट का मोलर मास mm है, और जो जो वैलेंसी है वो इसकी n है। अगर n वैलेंसी है, एसिडिटी ऑफ बेस इज n, तो यहां पर n प्लैटिनम मिलेंगे, हमको n प्लैटिनम्स मिलेंगे। तो एक मोल से n प्लैटिनम मिले, एक मोल से n प्लैटिनम मिले। जैसे जब मोनो एसिडिक बेस था तो वहां एक ही प्लैटिनम है, डाई एसिडिक है तो 2 प्लैटिनम है, ट्राई एसिडिक है तो 3 प्लैटिनम है। तो जितनी वैलेंसी होगी उतने मोल्स ऑफ प्लैटिनम हमें मिलेंगे एक मोल से। फिर से यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो mm मोलर मास से, mm ग्राम ऑफ प्लैटिनेट सॉल्ट से मुझे n टाइम्स 195 ग्राम ऑफ प्लैटिनम मिलेगा। 195 क्या है, 195 क्या है, मोलर मास ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम का मोलर मास, प्लैटिनम का मोलर मास है 195 ग्राम, पता है हमको। तो भाई इसके एक मोल से इसके n मोल्स मिल रहे हैं, तो इसके mm ग्राम से इसके n इंटू 195 ग्राम मिल रहे हैं। तो mm ग्राम से इतने मिले, तो W1 ग्राम से कितने मिलेंगे, W1 ग्राम से कितने मिलेंगे, n इंटू 195 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू W1, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, W2, दैट शुड बी इक्वल टू W2। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा n इंटू 195 इंटू W1 डिवाइडेड बाई W2। W1 नोन है, W2 नोन है, n भी मुझे नोन है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ प्लैटिनेट सॉल्ट। एक बार मोलर मास ऑफ प्लैटिनेट सॉल्ट पता चला, उसमें से प्लैटिनम का मोलर मास हटा दूं और उसकी जगह हाइड्रोजन का मोलर मास जोड़ दूं, नहीं बल्कि पूरा H2P2Cl6 का मोलर मास हटाना पड़ेगा। H2PtCl6 का मोलर मास है H2 का 2, प्लैटिनम का 195 और Cl6 एक Cl का कितना होता है बेटा, एक Cl का कितना होता है 35.5, 6 Cl का कितना हो जाएगा 6 इंटू 35.5। ऐड करिए इनको, क्या आ रहा है, ऐड करिए क्या आ रहा है, 2 + 195 + 6 इंटू 35.5, 410। तो उतना हटाना पड़ेगा हमको, n टाइम्स उतना मास हटाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन होती हैं H2P2Cl6 में, तो 2 बेस के 2 मॉलिक्यूल आते हैं यहाँ पे। एक मोल में दो मॉलिक्यूल हैं बेस के, एक मॉलिक्यूल ऑफ B2PtCl6 में दो मॉलिक्यूल हैं बेस के, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो मुझे मोलर मास ऑफ बेस मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है, नाम क्या है इसका, क्लोरोप्लैटिनेट मेथड। इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला क्या था, सिल्वर सॉल्ट मेथड। सिल्वर सॉल्ट मेथड एसिड का मोलर मास पता करने के लिए, क्लोरोप्लैटिनेट मेथड बेस का मोलर मास पता करने के लिए। और उससे पहले थी विक्टर्स मेयर्स प्रोसेस। विक्टर्स मेयर्स प्रोसेस
अल्कोहल का मोलर मास पता करने के लिए। नेक्स्ट अगला है फॉर परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लीबेक्स मेथड है और उसके बाद केरियस मेथड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंटेज में है और हाइड्रोजन कितना परसेंटेज में है, यह पता लगाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है लीबेक्स मेथड। तो लीबेक्स मेथड में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है। W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने, उसको बहुत गर्म करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो उससे मिल जाता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर। मतलब एक बंद बक्से में क्या लिया मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड डाला और गर्म कर दिया उसे, तो वहां CO2 मिलती है मुझे और H2O मिलता है। CO2 का मास मैं पता कर लूंगा, कैसे पता करूंगा, एक्चुअली इसको फिर KOH से पास किया जाता है और KOH से पास करके उसका मास पता करके फिर CO2 का मास पता चल जाए। अगर मुझे CO2 का मास पता चल गया, मतलब W1 इज द मास ऑफ CO2 और वाटर का मास पता चल गया, W2 इज द मास ऑफ वाटर, तो अब परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन सिंपली भाई CO2 का अपना मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। CO2 का मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का अकेले कार्बन एटम का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम ना, याद है, अकेले कार्बन का 12 ग्राम और CO2 का मोलर मास कितना 44 ग्राम। तो यहां W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुझे W1 ग्राम ऑफ CO2 मिला है। जो भी CO2 में कार्बन आई है ना बेटा, वो इसी से तो आई है, उसमें जो भी कार्बन प्रेजेंट थी सारी कार्बन किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में कन्वर्ट हो गई सारी कार्बन। तो कितना कार्बन है, अगर W1 ग्राम CO2 है तो उसमें कितना ग्राम कार्बन है, ये मैं निकाल सकता हूं यूनिटरी मेथड से। 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होता है बेटा, 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होता है 12 ग्राम कार्बन होता है, बाकी तो ऑक्सीजन है ना। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम होता है कार्बन, तो W1 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन होगा बेटा 12/44 इंटू W1। और ये सारा का सारा कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में खुद कितना मास था ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा W ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना था, तो जितना कार्बन है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज का मतलब समझते हैं ना। तो कितना कार्बन था 12/44 इंटू W1, इसको डिवाइड करूंगा W2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा 100। W1 इंटू 12/44 इंटू W, 44 इंटू W इंटू 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है बेटा, रट्टा नहीं मारना है। ये अगर आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो आराम से मिलता है बार बार ये फॉर्मूला। हो क्या रहा है ये समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म कर रहे हैं, बहुत गर्म कर रहे हैं कि जितने भी कार्बन के एटम्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग होके क्या बन गए CO2। CO2 कितना है ये पता कर लिया हमने मेजर करके, CO2 W1 ग्राम है, तो CO2 में कितनी कार्बन है ये पता कर ली। सारी की सारी कार्बन आई कहां से CO2 की, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है। यूनिटरी मेथड से मैंने कार्बन का मास पता कर लिया इन CO2, तो मुझे कार्बन का मास पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। बिल्कुल इसी तरीके से मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज भी पता लगा सकता हूं। कैसे भाई, मुझे जो भी हाइड्रोजन यहाँ थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
मैंने कुछ भी एस्केप नहीं होने दिया ना, मैंने बंद बॉक्स में उसको गर्म किया, तो सारी की सारी हाइड्रोजन कहाँ चली गई? H2O में चली गई। H2O का मोलर मास बोलिए बेटा मुझे, 18 ग्राम। उसमें से कितने ग्राम हाइड्रोजन के हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, बाकी 16 ग्राम तो ऑक्सीजन है। मुझे अभी हाइड्रोजन से मतलब है, तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। तो W2 ग्राम H2O में कितने ग्राम होंगे बेटा हाइड्रोजन के? W2 ग्राम H2O में कितने ग्राम होंगे हाइड्रोजन के? 2/18 इंटू W2। ये सारी हाइड्रोजन कहां से आई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है सारी हाइड्रोजन। तो जितनी हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट थी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का खुद का टोटल मास कितना था? W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इतना हाइड्रोजन था और W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सॉरी 2 नहीं, 18 ग्राम में 18 ग्राम में, एक मिनट, 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में कितना है? हाँ ये गलत लिखा है, यहाँ ये गलत लिखा है, करेक्शन करेंगे। ये गलती है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 होना चाहिए। ये गलती है, 1 नहीं 2 होना चाहिए। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो W2 ग्राम H2O में 2/18 इंटू W2 ग्राम हाइड्रोजन होगी। तो परसेंटेज हाइड्रोजन हो जाएगी 2 इंटू W2/18 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। वो क्या रहा है बेटा, फिर से समझिए। नाम क्या है प्रोसेस का? नाम क्या है? लीबेक्स मेथड। लीबेक्स मेथड में क्या कर रहे हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन है सब कार्बन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जितनी भी हाइड्रोजन है सब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जा रही है? H2O में। CO2 का मास मैं पता कर रहा हूं, मेजर कर ले रहा हूं, H2O का मास मैं मेजर कर ले रहा हूं। तो CO2 का मास मैंने मेजर कर लिया, मुझे कार्बन का मास पता चल जाएगा, और सारी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन था ये पता चल गया, डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही हाइड्रोजन का पता कैसे किया मैंने? जो H2O आई, सारी हाइड्रोजन उसमें कहां से आई है? सारी हाइड्रोजन कहां से आई है? सारी हाइड्रोजन कहां से आई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वाटर का मास मुझे पता चल गया, तो हाइड्रोजन का मास पता चल गया उतने वाटर में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी हाइड्रोजन है पता चल गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। समझे क्या? नाउ अगला है ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता की जाती है बेटा। नाइट्रोजन भी हो सकती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो ड्यूमास मेथड में फिर से वही काम किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जाता है, W ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। अगर उसमें नाइट्रोजन होगी तो सारी नाइट्रोजन N2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। N2 गैस का पता लगा लिया जाता है कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन से उसके नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लिए जाते हैं, प्रेशर पता कर लिया जाता है N2 गैस का, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो उससे क्या पता चल जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो मास ऑफ नाइट्रोजन भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास ना, तो मास हो जाएगा 28 इंटू N। तो मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 इंटू N। सारी नाइट्रोजन कहां से आई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है, तो N इंटू 28 डिवाइडेड बाई
वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। कितना नाइट्रोजन था मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझे क्या? अगला है जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड भी नाइट्रोजन का परसेंटेज पता करने का दूसरा तरीका है। इस बार गर्म नहीं किया जाता, इस बार गर्म नहीं किया जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस बार H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जो भी उसमें नाइट्रोजन है वो NH4 होल ट्वाइस SO4 बना देती है। जो भी नाइट्रोजन उसमें है वो क्या बना देती है? NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको NaOH से रिएक्ट करवाया जाता है तो यहां से मिलती है अमोनिया। अमोनिया एक बार मिल गई, अमोनिया की मोलारिटी और वॉल्यूम पता कर ली जाती है। नहीं सॉरी, अमोनिया मिली और H2SO4 मिला, H2SO4 का पता लगा लिया जाता है कि H2SO4 की कितनी मोलारिटी है और कितनी वॉल्यूम है। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा रिएक्शन बैलेंस करूं, अगर NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, यहाँ क्या आएगा? नाइट्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं तो यहाँ पर 2 NH3 आएगा, 2 NH3 आएगा, साथ में H2SO4 एक ही आएगा। मतलब H2SO4 के एक मोल के लिए, H2SO4 के लिए एक मोल के लिए इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं। H2SO4 के एक मोल के लिए NH3 के कितने मोल्स मिल रहे हैं? 2 मोल्स। इसके MV1 मोल्स के लिए, इसके MV1 मोल्स के लिए इसके कितने मोल्स मिलेंगे? 2 टाइम्स MV1 मोल्स। तो मोल्स ऑफ NH3 विल बी 2 कैपिटल MV1, 2 कैपिटल MV1। और NH3 के जितने मोल्स हैं नाइट्रोजन के भी उतने ही मोल्स हैं, क्योंकि एक NH3 मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल आल्सो बी 2MV1। अब अकेले नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम। अकेले नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है बेटा? 14 ग्राम। याद है? नाइट्रोजन गैस नहीं, अकेले नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 14 ग्राम। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 14 ग्राम। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है 2MV1 इंटू 14। ये एक बार पता चल गया आपको। ये सारा का सारा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था मेरे पास? W ग्राम था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था बेटा? W ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? जितना मास ऑफ नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। समझे? फिर से देखिए बेटा, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। अल्कोहल का मोलर मास पता करने की प्रोसेस का नाम क्या है? विक्टर-स्मेयर्स प्रोसेस। विक्टर-स्मेयर्स प्रोसेस में क्या किया जा रहा है? अल्कोहल को वाटर वेपर्स के ऊपर उसकी वेपर्स लाई जा रही हैं, प्रेशर मेजर किया जा रहा है, उससे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो मोलर मास पता चल जाएगा। सिल्वर सॉल्ट मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास पता करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर सॉल्ट ली जा रही है। सिल्वर सॉल्ट को क्या किया जा रहा है? सिल्वर सॉल्ट W1 ग्राम है, गर्म किया जा रहा है, उससे उसमें सिल्वर अलग हो जा रहा है। सिल्वर का मास पता कर ले रहे हैं हम, मेजर कर रहे हैं। सिल्वर के मास से सॉल्ट का मास मोल कंसेप्ट से पता चल जाएगा। सॉल्ट का मास पता चला तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मास भी पता चल जाएगा। फिर क्या है? फ्लोरोप्लेटिनेट मेथड फॉर ऑर्गेनिक बेसिस, सिमिलर है, वैसा ही है, बस इस बार सिल्वर ना लेके H2PtCl6 लिया जा रहा है।
उसको बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो B2PtCl6 बन रहा है। उसको गर्म कर रहे हैं तो प्लैटिनम अलग हो रहा है। प्लैटिनम का मास मेजर कर रहे हैं, प्लैटिनम के मास से मुझे जो सॉल्ट थी प्लैटिनेट सॉल्ट उसका मास पता चल जाएगा, उसका मोलर मास पता चल जाएगा। फिर लीबेक्स मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म किया जा रहा है, CO2 और H2O मिल रही है। CO2 का मास पता है, H2O का मास पता है, तो कार्बन का मास पता चल गया। कार्बन के मास से कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे। H2O का मास पता चल गया, उससे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। ये क्या है? यूमास मेथड, ये भी नाइट्रोजन के लिए है, सॉरी ये नाइट्रोजन के लिए गर्म किया जा रहा है इसको, जैसे लिबेक्स मेथड में कर रहे हैं। N2 गैस मिल रही है, N2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहे हैं हम, उससे मास ऑफ N2 गैस पता चल जाएगा। सारा का सारा N2 ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। फिर जेल्डास मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, NH4 होल ट्वाइस SO4 बन रही है। फिर फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो NH3 और साथ में H2SO4 मिल रहा है। ये H2SO4 कितना है ये मोल्स पता कर रहे हैं हम, उतने उसके डबल मोल्स हैं NH3 के। NH3 के मोल्स पता चले तो नाइट्रोजन के मोल्स पता चले, नाइट्रोजन के मोल्स पता चले तो नाइट्रोजन का मास पता चला। सारा नाइट्रोजन कहाँ से आया बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, तो उतना मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन। कल की क्लास में बचे हुए तरीके करेंगे, विच आर केरियस मेथड फॉर सल्फर, केरियस मेथड फॉर फॉस्फोरस, केरियस मेथड फॉर हेलोजन एंड फाइनली यूडोमेट्री। ठीक है, वैसे ये पूरा का पूरा टॉपिक बेटा फिर से दूसरी बार हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक के एंड में, जब ऑर्गेनिक को बिल्कुल खत्म करेंगे तब भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वापस से सारे मेथड वहाँ रिपीट होंगे, लेकिन अभी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको एक जनरल आइडिया आए कि मोल कंसेप्ट कैसे यूज होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरी प्रोसेस पता होने की भी जरूरत नहीं है। जेल्डास मेथड क्या है, केरियस मेथड क्या है, ड्यूमास मेथड क्या है, आपको ये पता भी ना हो, आप केवल मोल कंसेप्ट पर भी ध्यान देंगे तो भी आराम से क्वेश्चन बनते हैं उसके। बस आप ये देखिए कि कितने मोल्स या कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है गिवन एलिमेंट का, तो उससे आप परसेंटेज वगैरह पता लगा सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस भली अभी पता ना हमको, वो हम डिटेल में, क्योंकि उसके लिए पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी हमको, उसके बाद ही पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं कि सारी रिएक्शंस क्या हो रही हैं। लेकिन सारी रिएक्शंस पता ना होने पर भी हम केवल मोल कंसेप्ट की मदद से भी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कल की क्लास में हम करेंगे। उससे पहले हम कल की क्लास में बची हुई थियरी खत्म करेंगे, विच इज केरियस मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से। केरियस मेथड फॉर सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।